नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड टॉप 30 MCQ से, जो कि आपके रीट 2021 को ध्यान में रखते बनाए गए हैं लेवल 2 के लिए, यानी 6 to 8 के लिए। और इसी के साथ साथ ये सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर टेट सभी एग्ज़ाम्स में, सभी टीचर एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। और अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें जो है कि आपको प्लेलिस्ट में हमारे प्राइमरी लेवल पे भी जो है कि प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और अपर प्राइमरी लेवल पर भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। अपने पहले प्रश्न को अगर हम देखते हैं इसमें, तो क्या है हमारा पहला प्रश्न, आइए पढ़ते हैं हम पहले प्रश्न को। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श यानी फीडबैक के रूप में जो प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। अर्थात कि आप जैसे ही क्वेश्चन बोले तुरंत विद्यार्थी जवाब दे दे, या आप क्वेश्चन बोले और विद्यार्थी 2 घंटे बाद जवाब दे, तो इसमें कितना रेशियो होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कि प्रश्न की कठिनाई का स्तर कैसा है। अगर आपसे सीधा पूछा जाए जिसका वन लाइनर या वन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, तो हो सकता है 30 सेकंड, 20 सेकंड, लेकिन अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव जवाब देना होगा तो उसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए हमें बच्चों को, ताकि वो सही ढंग से फीडबैक दे सकें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या क्या योजना बनाएंगे। इस पर एक प्रश्न का इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है। ठीक है, ये किस प्रकार का उदाहरण होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उच्च स्तरीय अभिसारी। कैसा होगा ये, उच्च स्तरीय अभिसारी होगा। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करेंगे। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे, आप सही वाक्य क्यों नहीं बोल रहे हो, या आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तो तीसरे का हो जाएगा सी ऑप्शन, कि दादा आया है की जगह पे दादाजी आए हैं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन करके उसको बताएंगे तो बच्चा अगली बार प्रोनाउंसिएशन यही करेगा, जिससे वो एक सही रूप से प्रोनाउंसिएशन कर पाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता विनिमय, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, या सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 3 स्टेटमेंट सही, यानी 1 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 5 पर हम देखते हैं। क्या कहता है 5 प्रश्न, किसके अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। किसी एक को छोड़ दिया जाए तो 3 जो है कि रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि कोई एक घटना छोड़ दी जाए, बाकी तीनों घटनाएं रिकॉर्ड की विशेषताएं। तो जो एक घटना आप छोड़ रहे हैं उसी की पहचान करनी है। यह घटनाओं का सही वर्णन है, बिल्कुल सही बात है, रिकॉर्ड के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास और सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है, यह बात भी सही है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। बात सही है, क्योंकि देखिए व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य की अगर हम बात करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव साक्ष्य की, जो कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा सही हो सकता है लेकिन दूसरे व्यक्ति के अनुसार वो बातें या वो साक्ष्य गलत भी हो सकते हैं, इसलिए डी वाला हम इसको सही मानेंगे कि ये रिकॉर्ड की विशेषता नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। यानी प्रतिभाशाली बच्चे क्या कहते हैं कि मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः, जिनका स्वभाव नहीं होता है, वो अच्छा निष्पादन भी करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाओं, उनके अभिभावकों का व्यवसाय, या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा सही जवाब
अब यहाँ पर आप प्रश्न को देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है क्या, मिश्रित आयु वाले यानी कि अलग अलग प्रकार की आयु के बच्चे हो सकते हैं। तो सबकी आर्थिक परिस्थिति हम देखें ये जरूरी नहीं है, बल्कि विकासात्मक अवस्था देखेंगे कि उनके विकास का लेवल कैसा है, क्योंकि सब अलग अलग उम्र के बच्चे हैं, इसलिए हमें अलग अलग उम्र के बच्चों की विकास अवस्थाओं का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8 क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE राइट टू एजुकेशन के जब क्रियान्वयन किया गया था उसके बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समजाती हैं, आयु के अनुसार अधिक विषम जाति हैं, अप्रभावित हैं, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, या जेंडर के अनुसार अधिक सजाती हैं। तो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि आयु के अनुसार अधिक समजाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के लिए निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विद्यार्थी विभिन्न भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो 9 का हो जाएगा डी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर जो है कि अग्रसर होता है। प्रश्न नंबर 10 है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग की ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी जो गलती कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाना कि क्यों वो गलती कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मैडम चाय खाती है, इस वाक्य में क्या कहा गया है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से तो सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है, क्योंकि मैडम चाय खाती है ये तो पता चल रहा है कि मैडम चाय खाती हैं, लेकिन यह वाक्य विन्यास सही नहीं है, इसकी जगह दूसरा सेंटेंस फॉर्मेट होना चाहिए था। अगले प्रश्न को देखें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, स्पेस और उनके शैक्षणिक निष्पादन को। देखिए, अगर आप किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि बताते हैं तो जाहिर सी बात है वो बच्चा अपने आप को क्या करेगा, थोड़ा ह्यूमिलिएट फील करेगा, यानी स्वगरिमा को घटाएगा, और लेकिन शैक्षणिक निष्पादन में कोई प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि भाई बुद्धि लब्धि अगर जो है कि वर्गीकरण कर रहे हैं कि आप जो है कि एवरेज बिलो हो या एवरेज से ऊपर हो, अच्छे स्टूडेंट हो या कम हो, तो इसके आधार पर सामान्यतः उसका स्वगरिमा क्या करेगा, घटा देता है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है आपसे, रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसके परीक्षण के लिए उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा बी, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। किसका, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को किस आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है इसका बी हो जाएगा, पदानुक्रमिक आवश्यकता। अगर हम देखेंगे क्योंकि वो खुद अपनी भूखी है और अगर अपने बच्चे को भी भूखा रखेगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी पदानुक्रम क्या है कि पहले अपने को भूखा खत्म करे तब जो है कि अपने बच्चे को भी भूखा ना रखे। तो जाहिर सी बात है कि माँ की जो ममता होती है बच्चे को भूखा कितने दिन तक देख सकती है, इसीलिए उसने क्या किया कि एक अच्छे परिवार को बच्चा दे दिया कि ताकि वो अपने बच्चे को सही सलामत दे सके और उसका बच्चा भी सही सलामत रहे। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक जो शब्द है इसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीखने, आकलन और अनुदेशन के बीच एक दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है, तो यहाँ पे के लिए और संबंधों, अगर हम देखेंगे सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को यह प्रभावित करता है।
चलिए, अगर हम बात करें एक प्रश्न की कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं, तो यह प्रवृत्ति क्या दिखा रही होती है? यह प्रवृत्ति सामान्यतः यानी कि यह प्रवृत्ति पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं, ऐसा प्रदर्शित करती है कि रूढ़िवादिता दर्शाती है। अगला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को क्या करेंगे, स्पेस और यह सीखने के वातावरण। तो 18 का हो जाएगा यहाँ पे डी प्रश्न, डी ऑप्शन, जिसमें कहा जा रहा है कि परिभाषित करना और इसको कम प्रभावी बनाती है। यानी कक्षा में जो शिक्षक है और विद्यार्थी ये जेंडर को किस प्रकार परिभाषित करेंगी और यह सीखने के वातावरण को कम प्रभावित बनाती है। अगला प्रश्न है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो उसका सही मायने में जो अर्थ होगा कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। यानी जो भी सरकार आएंगी वो जो है कि दाखिले, नामांकन, इन सभी चीज़ों की जो है कि पूर्णता सुनिश्चित करेंगी। यहाँ विद्यालय में इतना नामांकन किया गया है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल ही नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी उद्देश्यों की स्पष्टता भी शामिल है, शिक्षण का ज्ञान भी शामिल है, शिक्षार्थियों का ज्ञान भी शामिल है, लेकिन योजना की दृढ़ता ये इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, अधिगमकर्ताओं का स्वनियमन का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, स्व अनुशासन और नियंत्रण। अगले प्रश्न को देखते हैं, जॉन डीवी द्वारा लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। क्या कहा जा रहा है? जॉन डीवी द्वारा लैब विद्यालय के उदाहरण हैं फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय या सामान्य विद्यालय। तो 22 का हो जाएगा बी, प्रगतिशील विद्यालयों को उन्होंने लैब विद्यालय के रूप में दर्जा दिया है। देखिए, सीबीएसई यानी सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि एक सशक्त साधन है। किसका सशक्त साधन है? तो ए हो जाएगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए यह एक सशक्त साधन बनता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या करता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पुरस्कार कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो बच्चा स्वयं मोटिवेट है आंतरिक रूप से कि नहीं उसे इस बार रीट क्वालिफाई करना ही करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, नौकरी लेनी है, तो उसको किसी भी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है कि आप उसको कहो कि भाई रीट निकाल लोगे तो हम आपको मोबाइल दे देंगे, आपको गाड़ी दे देंगे। इसकी आवश्यकता उसे है ही नहीं। वो स्वयं रूप से जो है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो 25 का हो जाएगा ए, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, यही उपलब्धि को मोटिवेट करती है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक के द्वारा किया गया? स्किनर, ड्यूवी, एरिक एरिक्सन या चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी ऑप्शन, जॉन ड्यूवी जी के द्वारा जो है कि क्या कहा गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यानी अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है और अगर आपको ये पता है कि उसके एक ही गार्जियन है, या तो मम्मी रहती हैं या पापा रहते हैं, तो आप इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आप सामान्य बच्चों की तरह उनको अध्ययन कराइए। चलिए हम 28 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल सिद्धांत होते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो विचारक हैं, हम उनकी एक सीरीज प्रस्तुत करेंगे, जो हम 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, जो आपके रिट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो सिद्धांतकारों के नाम पूछे जाते हैं ना, कि BF स्किनर साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया, पियाजे साहब ने क्या दिया, कोलबर्ग साहब ने क्या दिया है, जॉन ड्यूवी ने क्या दिया है। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण विचारकों के जो सिद्धांत हैं उनकी एक सीरीज प्रस्तुत करेंगे, जो लगभग 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके रीट एग्जाम, सीटेट एग्जाम और बहुत सारे यूपी टेट और जो सुपर टेट एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये प्रश्न सीधे रख दिए जाते हैं, जो आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आइए हम प्रश्न संख्या 28 देखते हैं।
प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो संवर्धन होता है, एक्सेलरेशन, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सी, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो जब प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उसके लिए ए ऑप्शन सही होगा कि 5 पाठों को वो जल्दी से एक ही बार में हल कर दें। तो ये है 30 प्रश्न जो आपके आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है। चलिए हम इसको भी देख लेते। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, शल्य चिकित्सक के रूप में उनकी अंतिम अवस्था हो सकती है। तो ये थे दोस्तों आपके ये आज की वीडियो के 30 एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट थे, और हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे कुछ प्रमुख सिद्धांतकारों को लेके जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से संबंधित होंगे। और प्लीज़ आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इसके लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और साथ ही हमारे चैनल पर आपको प्राइमरी की भी टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, आप वहाँ से प्राइमरी की भी टेस्ट सीरीज अगर आपने भरी है तो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।